दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज की इस खास पेशकश परिचर्चा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सेहत संबंधित कई सारी जानकारियां हम लगातार आप तक पहुंचाते जा रहे हैं और एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर स्वाति जैन। जी हाँ, ये स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और महिलाओं से संबंधित कई सारी बीमारियों या फिर कह सकते हैं उनका किस तरह निवारण करना चाहिए, ये जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। तो मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। हाँ जी। मैं जानना चाहती हूँ कि किशोरावस्था में जो महिलाओं को या लड़कियों को प्रॉब्लम्स आती है वो किस तरह की आती है? देखिए, किशोरावस्था यानी जो हमारी 12 to 19 वाली एज होती है, इस एज ग्रुप में बच्चों में, इवन लड़कियां लड़के दोनों में, स्पेशली लड़कियों में बहुत सारे मेंटल और फिजिकल चेंजेस होते हैं जो उन्हें नहीं समझ में आता कि उनके बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। और हमारी सोसाइटी का जो स्टिग्मा है कि हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो जो मदर है या जो भी फैमिली में आपकी बड़ी बहन है या आपकी आंटी है, हमें उनसे डिस्कस करना चाहिए या हमें उन्हें बताना चाहिए बच्चों को कि आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं नॉर्मल है, ये नेचुरल चीज़ें हैं। इसके अलावा यदि बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो रही है रिलेटेड टू प्यूबर्टी, यानी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है या बार बार ब्लीडिंग हो रही है या इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा ये जो पीरियड होता है ये आपका ग्रोथ पीरियड होता है, प्लस आपके मेंसेस स्टार्ट होते हैं। तो ये जो पीरियड होता है इस टाइम पे आपको आपके न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। न्यूट्रिशन में आपको आयरन सप्लीमेंट्स भी लेना चाहिए। इसके अलावा आजकल जो बहुत ज़्यादा कॉमन जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि इस एज ग्रुप में पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और जब हम पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चों के अल्ट्रासाउंड में सिस्ट आई हुई है तो वो डर जाते हैं इमीडिएटली कि हमारे बच्चे के वो अंडाशय में सिस्ट आई हुई है। तो ये बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, ये हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। यदि इसका कोई भी सिम्टम नहीं है तो आपको बिल्कुल कोई भी डरना नहीं है। सिर्फ बच्चे की लाइफस्टाइल अच्छी रखनी है, प्रॉपर वो डाइट ले, अच्छा एक्सरसाइज करे, फिजिकली एक्टिव रहे। इस उम्र में संपर्क करना चाहिए डॉक्टर से? अच्छा, देखिए, किस उम्र में, यदि आपको 30 की एज तक यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसा आपको गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होती है। बट टीन एज की जैसे हम अभी बात कर रहे थे, यदि टीन एज में प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली आपको गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। टीन एज में यदि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है उसके बाद भी कुछ वैक्सीनेशंस होते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन होता है, उस चीज के लिए आप अपने बच्चे को, बेटी को लेके जा सकते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के लिए। इसके अलावा यदि बच्चों में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, प्राइवेट पार्ट का इन्फेक्शन हो रहा है, उसके लिए आपको कंसल्ट करने की जरूरत होती है। यदि हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम 20s की एज में जाते हैं, तो उस एज ग्रुप में हमारे पास आजकल, क्योंकि सभी बहुत अवेयर हो गए हैं, तो हमारे पास प्री मैरिटल काउंसलिंग यानी मैरिज के पहले काउंसलिंग के लिए महिलाएं, लड़कियां हमारे पास आती हैं। इसमें स्पेशली वो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में हमसे जानना चाहती हैं, इन्फेक्शन के बारे में हमसे जानना चाहती हैं, हाउ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन उसके बारे में जानना चाहती हैं। यदि हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 25-30, इस एज ग्रुप में हमारे पास जो लड़कियां आती हैं प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए आती हैं, यानी कंसीव करने के पहले उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती हैं जो प्री कंसेप्शन पीरियड में दी जानी चाहिए, तो उन मेडिसिन को हमें स्टार्ट करना होता है। उससे बहुत सारे जो बर्थ डिफेक्ट होते हैं बच्चों में, उनको रोका जा सकता है, क्योंकि आजकल जो एज ग्रुप, जो एज ऑफ मैरिज है वो बढ़ गया है। हम 30s में बहुत कॉमनली जो शादी होती है, तो इसीलिए जो फर्स्ट चाइल्ड आपका होता है वो भी लेट एज ग्रुप में होता है, तो बहुत सारी एनोमली होने के चांसेस होते हैं। तो हमें कंसीव करने के पहले भी एक बार डॉक्टर को हमेशा कंसल्ट करना चाहिए कि हमारे में कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस तो नहीं है। और जब आप एक बार एश्योर हो जाते हो कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल, तो फिर आप नॉर्मल ट्राई कर सकते हैं। खासकर देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं या लड़कियां हैं, अज्ञानतावश या कह सकते हैं झिझक के मारे अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाती हैं, उनमें किस तरह का बदलाव हो रहा है ये सामने नहीं रख पाती है।
ग्रामीण क्षेत्र की किशोरी लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो मैं डेफिनेटली जैसा आपने बोला कि ग्रामीण क्षेत्र में उतना हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में लाइक मेंसेस हो गया, इनके बारे में हम बात नहीं करते क्योंकि अभी भी एक स्टिग्मा है सोसाइटी में कि इन चीज़ों को हाइड करके रखना चाहिए। तो हमें इनके बारे में खुल के बात करना चाहिए। और मैं ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी किशोर बालिकाएं हैं उन्हें ये बोलना चाहूंगी कि आप अपने घर के बड़ों से या आप जिस भी डॉक्टर के कांटेक्ट में आते हैं, डॉक्टर या हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है या हमारी आशा वर्कर हैं, आप उनसे इस बारे में बिल्कुल जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं आती हैं जो पीरियड के समय क्लॉथ्स यूज करती हैं, तो वो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। उसका जो ऑल्टरनेटिव सैनिटरी पैड्स हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं एंड वो बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तो आप उनका यूज करें। इन्फेक्शन होने पे उसे बढ़ने ना दें, इमीडिएटली आप डॉक्टर को दिखाएं, ट्रीटमेंट लें उसका, और अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। अभी बात किया किशोरावस्था से जुड़ी लड़कियों का और युवतियों का। प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं उनको हॉस्पिटल का चुनाव कैसा करना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट कैसा करना चाहिए? ओके, देखिए प्रेगनेंसी जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत नेचुरल सी चीज है, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है। बट फिर भी यदि हम आज प्रेजेंट सिनेरियो देखें, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अभी एज ऑफ मैरिज डिले हो गई है, उसके कारण प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस काफी होने लगी हैं। तो हमें किसी भी हॉस्पिटल का चुनाव करने के पहले सबसे पहले तो आप ये ध्यान देना है कि वहाँ पे 24/7 गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, इसके अलावा जो एनेस्थेटिक यानी जो बेहोशी वाले डॉक्टर होते हैं वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा उनका जो नर्सिंग स्टाफ है वो ट्रेंड होना चाहिए। और वहाँ पे यदि आपको कोई भी हाई रिस्क है, जैसे आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आप में खून की कमी है, बीपी बढ़ रहा है, आपका शुगर है, उन सब चीजों में आपको ध्यान देना है कि आईसीयू होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपको क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो एक बेसिक आईसीयू सेटअप होना चाहिए हॉस्पिटल में, अच्छा एनआईसीयू होना चाहिए, क्योंकि यदि बच्चा टाइम से पहले डिलीवर्ड होता है तो बच्चे की केयर के लिए जो नियोनेटल आईसीयू होता है वो होना चाहिए। यदि हम एंटीनेटल केयर यानी प्रसव पूर्व जांच की बात करें तो उसमें जो इम्पोर्टेंट होता है कि आप डॉक्टर से टाइम टू टाइम कंसल्ट करें, प्रॉपर जो टेस्ट कराए जाते हैं, सोनोग्राफी कराई जाती है वो कराएं, फिजियोथेरेपी लें। एंटीनेटल फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी होती है, उसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जो हमें लेबर के टाइम पे और डिलीवरी के बाद में हमें पता चलते हैं, वो आपको करना है। आपको अच्छी डाइट लेना है। नॉर्मली इंडियन सोसाइटी में हम इतना डाइट चार्ट फॉलो नहीं कर पाते हैं, बट यदि आपको डायबिटीज है, प्रेगनेंसी में डायबिटीज है या आप बहुत ज्यादा ओबीस हैं, तो उस केस में आपको प्रॉपर डाइट को फॉलो करना चाहिए। इससे आप जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर स्वाति, हमारे पुरखे ऐसा बताया करते थे या आज भी बोला जाता है कि ये काम करो, अगर प्रेग्नेंट हो तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, या किन परिस्थितियों में ऑपरेशन खासकर सीजरिंग महिलाओं में ज्यादा संभव हो जाता है? देखिए, अगेन मैं वही बात बोलूंगी कि आजकल जो हमारे पास मोस्टली महिलाएं आती हैं उनका फर्स्ट बेबी जो होता है वो 30+ एज में होता है, तो ऑलरेडी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके कम होते जाते हैं। जो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी 20s में रहती है वो 30s में नहीं हो पाती है। हमारी लाइफस्टाइल काफी चेंज हुई है, हम नीचे बैठ के काम जो पहले किया करते थे आजकल नहीं करते हैं। इवन जो जैसे यदि मैं बात करूं तो वेस्टर्न टॉयलेट ही आजकल सारे घरों में होते हैं, तो हमारा जो एक नॉर्मल डिलीवरी का जो एक पोजीशन होता है उससे हम हट गए हैं, और अब हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है वो वी कैन से कि हम मोस्टली चेयर पे बैठते हैं, ऊपर बैठते हैं, तो उसके कारण नॉर्मल डिलीवरी के रेट जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, सिजेरियन के रेट बढ़ते जा रहे हैं। प्लस यदि मैं एक बात करूं तो अभी हमारी जो है हमारे पास ऐसी मशीन्स आ गई हैं जिससे हम बच्चे की हार्ट बीट हर सेकंड चेक कर सकते हैं। उस केस में यदि हार्ट बीट थोड़ा सा भी कम या ज्यादा होती है
तो उस केस में कोई भी बच्चे के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता, हम लोग भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उसके कारण भी सिजेरियन रेट बढ़ रहे हैं। और यदि इसे कम करना है तो उसका यही तरीका है कि आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करें, प्रेगनेंसी में प्रॉपर फिजियोथेरेपी लें, तो उससे आपके बॉडी में जो चेंजेस हुए हैं हम उन्हें कुछ हद तक रिवर्स कर सकेंगे और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ा पाएंगे। जैसे कैंसर की बात करें तो महिलाओं में किस तरह के कैंसर पाए जाते हैं? देखिए, महिलाओं में अभी भी इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है। बट यदि हम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बात करते हैं तो अभी सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर ही सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर है। यदि मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं तो ब्रेस्ट कैंसर का कोई प्रिवेंशन नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर को सिर्फ आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और जल्दी डिटेक्ट होने पे आप उसे प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। बट जब जैसे किसी भी महिला है उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है, ब्रेस्ट में गठान आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे अंदर एक बैरियर आ जाता है, एक हेजिटेशन आ जाता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहीं ये कैंसर ना निकल जाए। और सिर्फ उसी चीज के कारण आप अपने डायग्नोसिस को, आप अपने ट्रीटमेंट को डिले करते हैं और उस डिले के कारण जब आपका कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो उसे कंप्लीटली खत्म नहीं किया जा सकता। इसका बहुत ही सिंपल दो तरीके हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। महीने में एक बार आपको खुद के अपने ब्रेस्ट की चेकअप करना है, जो आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके सीख सकते हैं, या हर किसी के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, चाहे तो आप यूट्यूब पे भी सीखा जा सकता है। इसके अलावा आपको जो करना है कि आपको लगता है कोई गठान है, इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाएं, सोनोग्राफी या मेमोग्राफी करवाएं और यदि कोई गठान है तो इमीडिएटली उसको अपन ट्रीटमेंट किया जा सकता है। यदि सर्वाइकल कैंसर की बात करूं तो सर्वाइकल कैंसर की एक अच्छी बात यह है कि ये एक इन्फेक्शन से होने वाला कैंसर है। एक वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये उसके इन्फेक्शन से होता है और इन्फेक्शन होने से लेके कैंसर होने के बीच में कम से कम 10 से 15 साल का ड्यूरेशन होता है। तो ये जो 10 से 15 साल के ड्यूरेशन में आप चाहें तो इस इन्फेक्शन को पकड़ के उसे खत्म कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। यदि आपने डिले किया और जब ये एक बार कैंसर बन गया है तो फिर इसे ट्रीटमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। अभी आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज्यादा पाया जाता है, क्या वजह है, क्या कारण है? एक्चुअली इसकी जो वजह है वो अर्ली एज ऑफ मैरिज, ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे उनके ज्यादा होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी अर्ली एज में स्टार्ट हो जाती है एंड डेफिनेटली हाइजीन इन्फेक्शन ज्यादा रहता है उन केसेस में। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में, खासकर महिलाओं में, मुंह का कैंसर भी ज्यादा पाया जा रहा है, इन दिनों में देखा गया है, क्या वजह है? मैडम, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि तंबाकू खाती हैं वो भी, ये काफी कॉमन है महिलाओं में। और जो मुंह का कैंसर है ये मोस्टली तंबाकू के कारण ही होता है, तो ये वो एडिक्ट होती है इस चीज के लिए। हमारे पास भी बहुत ग्रामीण पॉपुलेशन जो ट्रीटमेंट के लिए आती है और उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। वो तंबाकू से ही अपने दांतों को साफ करती हैं, तंबाकू को दबा के रखती हैं अपने मुंह में लंबे समय तक, तो ये बहुत कॉमन कारण है उसका। प्रेग्नेंट वुमेन को अगर कोविड पॉजिटिव हो गया तो किस तरह का ट्रीटमेंट उनको देना चाहिए? देखिए, कोविड की यदि मैं बोलूं, अच्छी बात यह है कि प्रेग्नेंट महिला यदि कोविड पॉजिटिव हो जाती है और कोई हाई रिस्क नहीं है तो 90% तकरीबन 90% लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। बट यदि कोई हाई रिस्क है, जैसे आपको डायबिटीज है, आप बहुत ज्यादा ओबीस हैं, आपको एस्थमा की प्रॉब्लम है, तो इस केस में क्या होता है, आपको सीवियर डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। इसकी बहुत बेसिक जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है आपको उनको फॉलो करना है। आप प्रेग्नेंट है, आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने घर पे रहें, वर्क फ्रॉम होम प्रेफर करें, क्राउडेड प्लेस पे जाना अवॉइड करें और यदि जा भी रहे हैं तो जो अपना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क है उसका पालन करें। इसके अलावा जो हमारे हाउस होल्ड वर्कर हैं, जो हमारा होम सपोर्टिंग स्टाफ होता है, जो हमारे प्रेग्नेंट महिला या कोई भी महिला उनके भी कांटेक्ट में आती है, उनका ध्यान रखें। यदि उनको कोई भी सिम्टम जैसे सर्दी खांसी हो रहा है, इमीडिएटली उन्हें आइसोलेट करें,
या घर आना उनके लिए मना करें। यदि आपका सपोर्टिंग स्टाफ वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसे वैक्सीनेट करवाएं। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा जिससे आप बच सकते हैं। और यदि आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से, ज्यादा चांसेस यही है कि आप ठीक हो जाएंगे। और यदि सीवियर कोई प्रॉब्लम होती है इमीडिएटली आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, चेस्ट फिजिशियन या फिजिशियन को कंसल्ट करें, तो इसे ठीक किया जा सकता है। और एक जानकारी चाहूंगी, क्या प्रेग्नेंट वुमेन वैक्सीन लगवा सकती है? हाँ जी बिल्कुल। ये हमारी ओपीडी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और आजकल सारी प्रेग्नेंट महिलाओं के दिमाग में यही बात चल रही है कि हम वैक्सीन लें या ना लें। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि आप लोग प्रेगनेंसी में वैक्सीन ले सकते हैं। अभी हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने जो है परमिशन दे दी है कि आप वैक्सीन ले सकते हैं। यदि आप मुझसे सेफ्टी की बात करें तो अभी जो डाटास निकल के आए हैं पिछले 1.5 साल में, जितनी भी महिलाएं जिन्हें कोविड हुआ उसके बाद उनके जब बच्चों का फॉलोअप देखा गया तो ज्यादातर केसेस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं निकल रही है बच्चों में। यदि आपको प्रेगनेंसी में कोविड हो जाता है और यदि वो सीवियर स्टेज पे पहुंचता है उसमें आपको फिर ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप वैक्सीन लेते हैं, आपको माइनर सिम्टम्स आएंगे, फीवर 1 to 2 डेज, उसके बाद आप सीवियर कोविड से बच सकते हैं वैक्सीन लेने के बाद। जो वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में वो किल्ड वायरस वैक्सीन है। किल्ड वायरस वैक्सीन प्रेगनेंसी में सेफ होती है। जैसे हम और भी वैक्सीन देते हैं, टिटनस देते हैं, हम जो स्वाइन फ्लू वैक्सीन देते हैं, तो ये सारी वैक्सीन की तरह भी कोविड एक वैक्सीन की तरह आप ले सकते हैं। आप अभी वर्तमान में बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप सेवाएं दे रही हैं, तो 2 वेव से गुजर चुका है हिंदुस्तान, तो किस तरह की सेवाएं हॉस्पिटल से प्रेग्नेंट वुमेन को दी गई? देखिए, कोविड की फर्स्ट वेव आई उस टाइम पे सभी बहुत डरे हुए थे। देन सेकेंड वेव आई, हम थोड़ा रिलैक्स हो गए थे, बट जब उसने पीक पे आया तो आप लोगों ने सभी ने देखा कि कितना सीवियर था। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले 1.5 साल में हमने अपनी सेवाएं कंटिन्यू जारी रखी है, हमने अपनी ओपीडी कंटिन्यू जारी रखी है। हमारे पेशेंट को कभी भी कहीं और नहीं जाना पड़ा है, हमने प्रॉपर उन्हें ट्रीटमेंट दिया है और कभी भी हमारा हॉस्पिटल बंद नहीं हुआ है। कंटिन्यू हम सेवाएं दे ही रहे हैं हमारे लिए, पेशेंट के लिए। यदि जो कोविड पॉजिटिव हैं उनके लिए हमारे पास आइसोलेशन की सुविधा थी, हमने उन्हें आइसोलेशन में रख के ट्रीट किया। जो नॉर्मल पेशेंट है उनके लिए नॉर्मल वार्ड में ट्रीट किया है। तो हमने कंटिन्यू सेवाएं जारी रखी हैं अपनी, और आगे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी पेशेंट, स्पेशली प्रेग्नेंट पेशेंट को कोई भी हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और उन्हें सारी सेवाएं प्रॉपरली मिलना चाहिए। बीएम शाह हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ आप हैं, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मुहैया और कराई गई है, खास करके महिला संबंधी रोगों के लिए या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, डिलीवरीज के लिए, किस किस तरह की सुविधाएं? देखिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ तो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए नॉर्मल हमारा जो रूटीन चेकअप तो कंटिन्यू है ही। इसके अलावा हमने फिजियोथेरेपी, एंटीनेटल फिजियोथेरेपी, जो प्रेगनेंसी में दी जाने वाली फिजियोथेरेपी, उसकी क्लासेस स्टार्ट की है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहें जाएं और सीख सकते हैं जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे। इसके अलावा यदि हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में होने वाली कोई भी बीमारी, चाहे वो सिंपल ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो, कैंसर हो, उनके लिए हर टाइप का ऑपरेशन, इनफर्टिलिटी पेशेंट के लिए सारा ट्रीटमेंट अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है। हर टाइप के ऑपरेशन, चाहे वो लेप्रोस्कोपिक पद्धति हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं। तो हमारे पेशेंट के लिए जितना मैं बोल सकती हूँ कि जितना भी अवेलेबल ट्रीटमेंट है कहीं पे भी इस इंडिया में, वो हम सब कुछ बीएम शाह हॉस्पिटल में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पेशेंट को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास आएं, आप सेफ हैं और हम कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरा ध्यान रखते हैं पेशेंट के लिए। और सारी ट्रीटमेंट हमारे पास जो कॉस्ट है, यदि हम करें तो बहुत ही एवरेज कॉस्ट में हम अच्छी से अच्छी सुविधाएं देते हैं। डॉक्टर साहब, देखा गया है जिन महिलाओं का प्रसव हो जाता है
डिलीवरी के बाद वो काफी कमजोर होती हैं, खासकर हड्डी संबंधी रोग उनमें ज्यादा उत्पन्न होते हैं। क्या वजह है, कैसा खान पान लेना चाहिए उनको, कैसे मजबूत बन के रहना चाहिए? हाँ जी, ये बहुत बेसिक सवाल है और ये आपने पूछा तो मैं बिल्कुल इसको डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगी। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी इंडियन सोसाइटी में जो महिलाएं हैं वो घर में सभी का ध्यान रखती हैं एक्सेप्ट अपना। हम सबसे कम प्रेफरेंस अपनी हेल्थ को देते हैं और इसी कम प्रेफरेंस देने के चक्कर में, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देने के चक्कर में हम हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं रखते हैं। हम घर की एक्टिविटीज में इतना बिजी होते हैं कि हम कभी भी अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते कि हमें इतना एक्सरसाइज करना चाहिए या फिर हमें इस तरीके से डाइट लेना चाहिए। तो इन सभी चीजों का जो कंबाइन इफेक्ट होता है वो 30s के बाद हमें पता चलता है। 30s तक आप यंग रहते हैं, आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप 30s क्रॉस करते हैं तब धीरे धीरे आपको ये जो आपने प्रीवियस 10 ईयर में अपना ध्यान नहीं रखा है, अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखा है, ये 30s के बाद ये धीरे धीरे प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट होने लगती हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि 30 के बाद आपको साल में एक बार अपना कंप्लीट चेकअप कराना चाहिए, जिसे हम कंप्लीट हेल्थ चेकअप बोलते हैं। एंड ये हमारी प्रिवेंटिव हेल्थ का पार्ट है। प्रिवेंटिव हेल्थ मतलब आप बीमार नहीं है, फिर भी आपको साल में एक बार जाके अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप, और महिलाओं को गायनिक चेकअप कराना चाहिए। कंप्लीट हेल्थ चेकअप में आप फिजिशियन से कंसल्ट करें, अपना आई चेकअप कराएं, अपनी हड्डियों की जांच करें, अपने हार्ट की जांच करें। गायनेकोलॉजिस्ट में स्पेशली आप कैंसर्स को जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे। आपकी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप वो चीज डिस्कस कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना सा काम आपको करना है कि आप साल में एक बार या तो अपना बर्थडे या कोई भी डे आप फिक्स कर लीजिए कि आपको वो अपने लिए देना है और उस दिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ के लिए आप जाएं, चेकअप कराएं। अभी तो BM शाह हॉस्पिटल में भी हम लोग वुमेन्स डे के दिन हम लोगों ने इसके लिए अलग अलग स्कीम्स निकाली थी, जिसमें हम बहुत ही कम प्राइस में पूरा कंप्लीट चेकअप करके दिए थे और काफी पेशेंट्स आए भी। धीरे धीरे मुझे लगता है इसके लिए और अवेयरनेस बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट जो है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है कि वहाँ कंपलसरी होता है कि आप साल में एक बार अपना चेकअप कराएंगे ही, वैसे अब इंडिया में भी धीरे धीरे, क्योंकि अब अवेयरनेस बढ़ रही है, तो अब लोग धीरे धीरे इस चीज को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करेंगे। ग्रैंड एशियन के दर्शकों को टिप्स दे दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी टूट जाने पे हम खड़े नहीं हो सकते, वैसे ही किसी भी परिवार की रीढ़ की हड्डी उसकी जो महिला होती है वो होती है। यदि आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, आप बीमार हो जाएंगे, तो आपका परिवार जो है वो शैटर्ड हो जाएगा, टूट जाएगा। तो सिर्फ आप अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और आपके बॉडी में कोई भी चेंज या कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है, आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें, और इससे आप कोई भी बीमारी उसको जल्दी पकड़ पाएंगे, जल्दी ट्रीट कर पाएंगे और आप हेल्दी रह पाएंगे। डॉक्टर साहब, सर्वाइकल कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह का है और इसको लेने में लोग कतराते हैं, अक्सर देखा गया है? देखिए, सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, यानी इसे रोका कैसे जा सकता है। तो रोकने के लिए बहुत ही कम, या यूं मैं बोलूं कि सर्वाइकल कैंसर ही ऐसा कैंसर है जिसका वैक्सीन अवेलेबल है, और वो वैक्सीन 90% एफिकेसी यानी 90% इफेक्टिव है। ये बहुत इजीली अवेलेबल है। HPV वैक्सीन इसे बोला जाता है। आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके इसे लगवा सकते हैं। यदि आप मुझसे कॉस्ट की बात करें तो बहुत कॉस्टली भी नहीं है, 2 डोजेज लगवाने होते हैं, और 9 to 45 की एज ग्रुप में आप कभी भी इसे लगवा सकते हैं। डेफिनेटली कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं इसके, बट प्रेफरेबली जो 12, 13, 14 एज ग्रुप है उनमें इन वैक्सीन्स को दिया जा सकता है। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और एक अच्छा इफेक्ट यही है कि आप सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। यदि सर्वाइकल कैंसर हो जाता है तो होने के पहले भी इन्फेक्शन और कैंसर के बीच में आपको 10 से 15 साल का टाइम मिल रहा है। आप यदि, जैसे मैंने बताया, आप यदि हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत छोटा सा बच्चेदानी के मुंह से थोड़ी सी सेल्स लेके एक टेस्ट किया जाता है जिसे पैप स्मीयर बोलते हैं। पैप स्मीयर बहुत ही सिंपल टेस्ट है
और ये कहीं पे भी किया जा सकता है। इस टेस्ट के द्वारा यदि आपका नेगेटिव आता है तो आप साल में एक बार इस टेस्ट को रिपीट करें। इसके और अपग्रेडेड वर्जन भी अवेलेबल है, यानी आप पैप्समेयर के साथ साथ वायरस का डीएनए टेस्टिंग भी कर लेते हैं और यदि वो भी नेगेटिव आता है तो उस केस में फिर आपको 3 साल में एक बार टेस्ट कराने की जरूरत है। तो इस तरीके से आप कैंसर यानी इन्फेक्शन को कैंसर बनने के पहले ही आप पकड़ सकते हैं। जब इन्फेक्शन स्टेज में है तो इसे बहुत इजीली ट्रीट किया जा सकता है। जब ये कैंसर स्टेज में पहुंच गया है तब भी यदि आप अर्ली स्टेज में पहुंच रहे हैं तो इसे ऑपरेशन के थ्रू, रेडियोथेरेपी के थ्रू ठीक किया जा सकता है। एडवांस स्टेज यानी स्टेज 3, स्टेज 4 में पहुंचने पे ट्रीटमेंट करना डिफिकल्ट होता है, बट डेफिनेटली ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आई और महिलाओं से संबंधित कई सारी बीमारियों की जानकारियां ना दी बल्कि उसके उपचार भी बताया आपका। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये थी हमारे बीच डॉक्टर स्वाति जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ। इन्होंने महिलाओं से संबंधित काफी सारी बीमारियों की जानकारियां हमें दी, उसके उपचार हमें बताए। स्वाति जैन मैडम अभी बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सेवा दे रही हैं और उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि स्वयं अपना ध्यान सबसे पहले खुद रखें। जब महिलाएं खुद स्वस्थ रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, तो वो अपने परिवार का भी ख्याल अच्छे से रख सकेगी।